ईशा, यशवी, सॉरी। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपने को सीखना है एनपीओ में, ठीक है। कंसेप्चुअली भी काफी इंपॉर्टेंट है और प्रॉब्लम्स के लिए भी, क्योंकि यही टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे आपको अभी आगे जाके, पेपर्स में भी यही टाइप पूछने वाले हैं आपको, ठीक है। होमवर्क सब में कोई डाउट? होमवर्क सब में करेक्शन था वो कन्वेंस 40% वाला, किसी किसी ने मिस किया है, पुट दैट ऑडियो नोट इन द ग्रुप। 40% कन्वेंस वाज फॉर प्राइवेट पर्पस, वो मिस आउट हो गया था, वो करेक्शन करना है सब में। 40% कन्वेंस वाज फॉर प्राइवेट पर्पस, तो लेस फ्रॉम कन्वेंस एंड लेस फ्रॉम कैपिटल ड्राइंग्स है वो, ओके। बोलो, एनी अदर डाउट, एनीवन? द होमवर्क प्रॉब्लम, इट वाज सिंपल, राइट? सोल प्रोप्राइटरी एनपीओ। इमेजिन करो स्टार्टिंग के सालों में बोर्ड प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने कल होमवर्क में दिया था। जब एनपीओ नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था 7-8 साल पहले 12th स्टैंडर्ड में, इन द बिगिनिंग इयर्स दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन, सिंगल वाला सोल प्रोप्राइटरी एनपीओ। चांदी हो गया था उस साल। तो सर ये साल कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ है? ये साल वर्टिकल स्टेटमेंट हुआ है, कंप्यूटर अकाउंटिंग हुआ है, बट वो तो थियरी है। वर्टिकल स्टेटमेंट है, इंट्रोड्यूस हुआ है, बट ओमिट कर दिया है। तो तुमको बेसिकली जो लास्ट ईयर का पोर्शन है वही मेन पोर्शन वही है। तो अपने को पैटर्न एंड ऑल सब, पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, प्रॉब्लम्स एंड ऑल मेरे को लास्ट ईयर से काम में आ जाएंगे। बट ये साल क्या है, वन बिग चेंज दे हैव मेड इन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कंपेयर टू द लास्ट ईयर। द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सम्स ओवरऑल दे हैव मेड इट क्वाइट डिफिकल्ट। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वाज क्वाइट इजी, बट अभी थोड़ा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का लेवल ही वो लोग ने अच्छा किया है, थोड़ा बढ़ा दिया है। तो कंपैरेटिवली पेपर का लेवल भी बढ़ सकता है, ऐसा लगता है अपने को। वी शुड बी प्रिपेयर्ड। कोरोना है उसके वजह से इजी निकले वो निकले, नेवर नो। टॉपिक्स भी कम है तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ओके चलो, कम ऑन, वीडियोज ऑन। क्या तकलीफ है तुमको वीडियोज ऑन रखने में? सो जाते हो क्या अंदर? इशिता, खुशी, जूही, ध्रुव, नम्रा, turn on the videos. लास्ट टाइम नहीं तो बाहर जाएगा अभी, unnecessarily important point you'll miss. सी, पहले तो एक कंसेप्ट समझना है आपको, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट वन टुडे एनपीओ में, और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम पे जाते हैं। देखो अभी ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दिस एक्चुअली। हमारा करंट ईयर है सपोज 1920, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, लास्ट ईयर क्या होगा? इसका लास्ट ईयर होगा 1890। So this is current year, this is last year, previous year, right? अभी
करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हम लोग ने बहुत बार किया हुआ है फाइनल अकाउंट्स में. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? add to expense and liability. ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटी, बराबर है. वैसे करंट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस क्या करते हो? लेस फ्रॉम asset and minus. एंड एसेट, राइट. वैसे ही करंट ईयर का इनकम रिसीवेबल क्या करते हो? Add to income and asset. ऐड टू इनकम एंड एसेट, दैट इज स्टैंडिंग इनकम, क्योंकि बिलोंग्स टू दिस ईयर. अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि इनकम ऑन बेसिस पे दिखानी है अपने को, एंड एसेट्स. एंड वी हैव इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, Less from income and liability. लेस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटीज. ओके, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है. अब तक के एनपीओ के प्रॉब्लम्स में भी देखा है और फाइनल अकाउंट्स में भी किया हुआ है. करंट ईयर एडजस्टमेंट्स हैं. अभी एनपीओ में पेक्युलरिटी क्या है, आपको लास्ट ईयर के भी एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है ना. व्हाट आर दीज लास्ट ईयर्स एडजस्टमेंट्स? आपको क्वेश्चन में लास्ट ईयर का बैलेंस शीट दे देंगे. दे विल प्रोवाइड टू यू प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट. जैसे हम लोग पता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट से शुरू करते थे, लेकिन वहां पे क्या था, एक ही दिन में सब काम निपटा के दूसरे दिन में बैलेंस शीट रेडी करके दिखा देते थे. In your admission, retirement, death, and dissolution, within one day we used to see the opening balance sheet, make the changes and get the closing balance sheet. Dissolution में तो no balance sheet, gone, pay off, receive, खत्म. वैसे एनपीओ में भी आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी जाएगी क्वेश्चन में. I'll give you an example. ये सम अभी हम लोग करने वाले हैं. 21st प्रॉब्लम. 21st प्रॉब्लम अगर आप लोग निकाल के देखें तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. अब ये लास्ट ईयर का ही बैलेंस शीट है, ये कैसे पता चला? इफ यू चेक द डेट्स प्रॉपर्ली, you can see that receipt and payment account is for the year ending 31st March 11, right? Receipt and payment account is for the year ended 31st March 11, and the balance sheet is on 1st April 2010. The balance sheet is on 1st April 2010. Now, what do you mean by 1st April 2010? It means it is 31st March 2010. 1st April 2010 बोलो या 31st March 2010 बोलो, बात तो एक ही हुआ, एक दिन का फर्क हुआ. So that means it is previous year के end का बैलेंस शीट. इसको कहा जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट. This is a peculiar variety of NPO where you will find balance sheet in the question. Did you get that in the sum number 21? Very important problem, 21st problem. So आपको ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये रेडी करके दे दिया है, वो डेटा अवेलेबल है. फिर आपको करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस दे दिए हैं कि भैया ये चेंजेस हुए. याद है 11th स्टैंडर्ड में आप एक ओपनिंग एंट्री क्या करते थे, ओपनिंग एसेट्स टू ओपनिंग लायबिलिटीज टू कैपिटल अकाउंट. फिर रिमेंबर जर्नल के बिगिनिंग में हम लोग करते थे 11th स्टैंडर्ड. ओके, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दी जाती थी, cash, bank, bills receivable. So assets account debit to liabilities to capital account. That was carry forward from the previous year, right? And then we used to record the transactions of this year. And then we used to have a combined ledger. ये सब ओपनिंग बैलेंस बन जाते थे. लास्ट ईयर वाले जो ये सब ओपनिंग बैलेंस बन जाते थे, फिर करंट ईयर के एंट्री और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग ट्रांजैक्शंस. तो ये ओपनिंग एंट्री यहीं से मिलती है अपने को, ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलती है. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिया है लास्ट ईयर के एंड का. फिर करंट ईयर के रिसीट पेमेंट के ट्रांजैक्शन दिया और नीचे कुछ करंट ईयर के एडजस्टमेंट्स भी दे दिए हैं. उसके हिसाब से आपको करंट ईयर का इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने का है, ठीक है. अब ये कहाँ आपको काम आएगा और क्या इंपॉर्टेंस है इसका ओपनिंग बैलेंस शीट का? ये जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, इसका हर एक आइटम आपको एकदम ध्यान से देखना है. लास्ट ईयर के बैलेंस शीट का एवरी आइटम you need to check and look at it very clearly, very properly. Why so? Because
they will affect the current year's income and expenditure or they will affect the current year's balance sheet. लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के बेसिस पर हम लोग करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चेंजेस करेंगे और करंट ईयर के बैलेंस शीट में। देखो करंट ईयर के एडजस्टमेंट तो करना ही है, ये तो है ही, ये तो होगा ही। लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से और एडजस्टमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी चेंजेस दिखाने और बैलेंस शीट में भी चेंजेस दिखाने। ओके, करंट ईयर बैलेंस शीट को भी अफेक्ट करेगा। अब ये लॉजिकली सोचने वाली चीज है। ओके, मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका बाद में, पहले लॉजिकली सोचना सीख लो अच्छे से। अभी लास्ट ईयर के जो बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं उनको आप बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। यू कैन डिवाइड देम इन 4 कैटेगरीज टू जस्ट मेक इट सिंपल। You can divide them as long-term liabilities, long-term asset, short-term, that is current liability, short-term liability, and short-term asset. हम इनको जानते हैं फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, फिक्स्ड लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये बात में किसी को इश्यू है? किसी को नहीं समझा क्या होता है करंट लायबिलिटी या क्या होता है फिक्स्ड लायबिलिटी? फिक्स्ड लायबिलिटी एंड फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं? हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। व्हाट आर फिक्स्ड लायबिलिटी एंड फिक्स्ड एसेट? दोज हु हैव अ लाइफ ऑफ मोर देन अ ईयर बाय डेफिनेशन। फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, लैंड हो गया, प्लांट हो गया, in case of a business. What are long-term liabilities? What are fixed liabilities? Those who have got a life of more than a year. जैसे कि आपका कैपिटल हो गया, लोन्स हो गए, रिजर्व्स हो गए, ये आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म एसेट म्हणजे काय? तो करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट्स। तो करंट लाइबिलिटी हैज गॉट अ लाइफ स्पैन ऑफ लेस देन अ ईयर, 1 साल के अंदर ही यूज होने वाला है, ये बाय डेफिनेशन है उसका मतलब। एंड करंट लायबिलिटी का भी मतलब वो होता है कि 1 साल के अंदर इस्तेमाल करना है, उसको पे ऑफ करना है। करंट एसेट को 1 साल के अंदर पैसा रियलाइज करना है, बेनिफिट रियलाइज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट गेट यूटिलाइज्ड विद इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर। दे नीड टू बी पेड ऑफ, दे नीड टू बी रिसीव्ड और बेनिफिट्स मस्ट बी यूटिलाइज्ड विद इन अ स्पैन ऑफ अ ईयर। कैन यू गिव मी एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स? बिजनेस का भी चलेगा। स्टॉक, एप्ट एग्जांपल। क्यों स्टॉक? क्योंकि लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग स्टॉक, एक्सपेंस बन के यूज हो जाता है। और डेटर्स आर करंट एसेट्स, पैसा आपको 1 साल के अंदर मिल जाता है। इनकम रिसीवेबल, वेरी गुड, इनकम कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट करंट एसेट होता है, फॉर्म चेंज कर देता है 1 साल के अंदर। और इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल बोल दिया किसी ने, तो इनकम रिसीवेबल मिलनी बाकी है 1 साल के अंदर। कैश अकाउंट, सॉरी पेटी कैश अकाउंट, कैश अकाउंट एक ही बात है, शॉर्ट टर्म एसेट। बिल्स रिसीवेबल आपने सीखा हुआ है, सिमिलर टू डेटर्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस किया हुआ है हमने, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ करंट एसेट। रिमेंबर, ऑपोजिट्स के जैसा आपको याद भी करने को बोला था मैंने फाइनल अकाउंट्स के बाद। यू कैन रिमेंबर लाइक ऑपोजिट्स। एक स्टॉक, तो यहाँ पे डेटर है, तो करंट लायबिलिटी में क्या दिखता है आपको? क्रेडिटर। इधर 1 साल से पैसा लेना है, 1 साल के अंदर आ जाएगा, करंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर चुकानी है, क्रेडिटर्स। इधर डेटर इज करंट एसेट, क्रेडिटर इज करंट लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल इज करंट एसेट, बिल्स पेएबल इज करंट लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी। इधर 1 साल के अंदर मिलना बाकी है, उधर 1 साल के अंदर देना बाकी है। इनकम रिसीवेबल इज व्हाट? इनकम रिसीवेबल इज अ What is income receivable? Current asset. Current asset 1 साल के अंदर मिलना बाकी है, बेनिफिट या पैसा। And income received in advance? Current liability, absolutely right. Short term loan given is a current asset, short term loan taken is a current liability. Cash bank is a current asset. What about liability? Cash bank का opposite क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, Bank overdraft is a current liability. Within a short span of time, you are supposed to repay it to the bank. Did you get the meaning of this current assets and current liability?
Did you get the meaning of fixed asset and fixed liability? Are all of you clear with these four terms? ये चार ही आइटम्स होते हैं आपके बैलेंस शीट में. इन्वेस्टमेंट्स कभी आ जाएंगे. इन्वेस्टमेंट्स आर इसी का कैटेगरी, लॉन्ग टर्म. इन्वेस्टमेंट्स आर लॉन्ग टर्म. ओके, हमारा बिजनेस ना ही हमारा एनपीओ कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है. सट्टा वट्टा कोई नहीं करेगा, ट्रेडिंग कोई नहीं करेगा. बिजनेस की सेफ्टी के लिए हम लोग ट्रेड इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, जिसका मोटो होता है सेफ्टी ऑफ मनी, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, तो इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म एसेट का ही हिस्सा है. तो बताओ मुझे, ये चार आइटम्स पक्के समझ आ रहे हैं? फिक्स्ड एसेट की लाइफ स्पैन 1 साल से ज्यादा होती है. कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? Machinery, all assets. All fixed assets like machinery, land, building, equipments, tools, ground in case of NPOs, Furniture. vehicles, furniture, fittings, fixtures. Okay, what about long term liabilities? What all items come in long term liability? Capital, long term, owner को देना बाकी है. Loans, long term borrowing. Okay, owner या borrower को देना बाकी है. Any loans, generally reserves, capital और loans come under your long term. सर मॉर्गेज ले जाए वो भी. मॉर्गेज मतलब लोन ही हो गया ना. लोन मतलब मॉर्गेज लोन, एक ही बात हो गई. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. ओके, ये चारों आइटम्स क्लियर हो गए सबको? अभी ये चारों आइटम्स आपके बैलेंस शीट में दिखेंगे आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट में. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिख जाएंगे. अभी इसको कैसे यूज करना है और कैसे दिमाग चलाना है अपने प्रॉब्लम के लिए, ये हम लोग देखते हैं. तो लेट्स फोकस ऑन दीज टू आइटम्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स. तो आपको क्वेश्चन में जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दिखती है और लॉन्ग टर्म एसेट्स दिखते हैं, वो आपके आंसर में जाएंगे. वो आपके आंसर में आपके बैलेंस शीट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएंगे. आपके जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा हूं. आपको जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी गई है उसमें आपको ये चारों आइटम्स मिलेंगे. कोई भी बैलेंस शीट में ये चार आइटम्स होते हैं, चार ही आइटम्स होते हैं. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट. So when you prepare your answer, when you write the answer, what do you make? You make income and expenditure account and you make a balance sheet of this year. So आपके जो लास्ट ईयर के लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं और जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, वो इस साल के आंसर में कहां दिखेंगे? Will they be shown in your income expenditure account or will they be shown in the current year's balance sheet? So the answer is they will be shown in the current year's balance sheet directly transferred. मतलब लास्ट ईयर के फिक्स्ड एसेट टप करके इस साल के फिक्स्ड एसेट में ट्रांसफर हो जाएंगे. लास्ट ईयर की लायबिलिटी टप करके इस साल की लायबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगी. आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. आप क्वेश्चन देखो 21 वाला, प्लेग्राउंड दिख रहा है आपको एसेट साइड पे. ये प्लेग्राउंड जो है आपको डिसाइड करना है वेदर इट इज अ फिक्स्ड एसेट और अ करंट एसेट. फिक्स्ड एसेट. तो ये कहां जाना चाहिए? ये लास्ट ईयर का जो प्लेग्राउंड है ये फिक्स्ड एसेट है, तो टप करके किधर जाएगा? करंट ईयर के एसेट साइड पे चला जाएगा. इज दिस पार्ट क्लियर? वैसे ही उसके नीचे दिख रहा है फर्नीचर, Fixed asset. ये भी फिक्स्ड एसेट है. ये कहां जाएगा? करंट ईयर के एसेट में चला जाएगा. ये बेसिकली लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन के जाएगा. फिर हम लोग वो आगे चेक कर लेंगे कि कुछ सेल हुआ है, कुछ परचेज, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह. बट पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लास्ट ईयर का जो फिक्स्ड एसेट है, पहली एंट्री उसको कहां दे देनी है आपको? करंट ईयर के एसेट साइड पे. ये बात समझ में आ रही है? और जो लास्ट ईयर की फिक्स्ड लायबिलिटीज है वो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस है, उनको भी डायरेक्ट एंट्री कहां मिलेगी? आपके करंट ईयर की लायबिलिटीज में मिल जाएगी. इफ यू सी द लायबिलिटी पार्ट, can you see the liability side पे first item capital fund? Is it a long term liability or a short term liability? Long term. Long term. So what are you supposed to do with that? That is last year का closing capital, it will become this year का opening capital. Directly liability, current year liability में transfer हो जाएगा. जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटर में भी करते थे, ट्रायल बैलेंस से कैपिटल लिखते थे, पार्टनरशिप में कैपिटल लिखते थे, फिर उस पे चेंजेस करेंगे. कुछ कैपिटलाइज करना है, एंट्रेंस फीस, सरप्लस ऐड करना है, फिर आउटर कॉलम में लिख देंगे. बट स्टार्टिंग पॉइंट में ये जो फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड लायबिलिटी है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से करंट ईयर में ट्रांसफर डायरेक्टली
हो जाएंगे। उसके नीचे आपको दिख रहा है बिल्डिंग फंड। कैन यू सी बिल्डिंग फंड? बिल्डिंग फंड इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी? थोड़ा दिमाग कॉमन सेंस यूज करके सोचो और बताओ। शॉर्ट टर्म। Long term. Building fund is a long term liability. Why it is a long term liability? बिल्डिंग फंड में जो पैसा है वो किसके लिए यूज हुआ है? बिल्डिंग बनाने के लिए यूज हुआ है। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स से फंड इकट्ठा किया बहुत सारा, उससे आपने बिल्डिंग बना दी। जैसे आपने कैपिटल फंड इकट्ठा किया था फिक्स्ड एसेट्स के लिए, वैसे आपने स्पेसिफिकली बिल्डिंग फंड बनाया। तो फॉर दैट मैटर कोई भी फंड आपको दिख जाए, वो आपका एक तो नॉन रिकरिंग इनकम है, वो आपको मालूम है, और या तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो सकता है। नॉन रिकरिंग मोस्टली लॉन्ग टर्म ही होता है। तो ये चला जाएगा डायरेक्टली आपके लाइबिलिटी में, लास्ट ईयर के लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी में। एनी फंड फॉर दैट मैटर, बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, बुढ़ा हो गया रिटायर हो गया तभी पे करना है, ओके। टूर्नामेंट फंड कभी कभी आप क्रिएट करते हो, नॉन रिकरिंग है, वंस इन अ वाइल एक बार क्रिएट करते हो। इनकम एक्सपेंस में तो कभी नहीं। सपोज कुछ बच गया, 1 साल की जगह 2 साल चला, तो वो जाएगा तो लाइबिलिटी में ही, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखने वाला है। आर यू गेटिंग दिस लॉजिक? सो नॉन रिकरिंग आइटम बोलो या लॉन्ग टर्म फंड्स बोलो, आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, बिल्डिंग फंड हो गया, लाइब्रेरी फंड हो गया, प्लेग्राउंड फंड हो गया, व्हीकल फंड हो गया, फर्नीचर फंड हो गया, कोई भी फिक्स्ड एसेट का फंड है, या फिर कोई भी नॉन रिकरिंग फंड, एनी फंड, that's a non-recurring income, so it cannot be a part of income and expenditure. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डाल सकते क्योंकि कंसिस्टेंसी इफेक्ट हो जाएगी, कंपैरिजन इफेक्ट हो जाएगा। तो उसको दिखाना तो लायबिलिटी में जनरली 1 ही साल रहता है। बाय चांस इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 1 साल और चलेगा, 1, 2, 3 साल चल जाएगा। तो डालना कहाँ है? एनी फंड विल बी पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ओनली, या तो फिर 1-2 साल का है तो भी लायबिलिटी में ही दिखेगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाने का उसको, बोलने का मतलब। इज दिस पार्ट क्लियर? तो फंड, कैपिटल फंड, फिक्स्ड एसेट्स, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? इनका ट्रीटमेंट होगा आपका लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट। आर यू ऑल गेटिंग दिस पॉइंट? फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड लायबिलिटी का ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है आपको? सबको समझ आ गया? या दोषी, आर यू लिसनिंग? नाउ what about current assets and current liability? Let's focus on them. Okay, current assets and current liability का क्या करने का? तो एकदम ध्यान से सुनना। जो शॉर्ट टर्म एसेट है, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, या जो करंट एसेट है, या जो करंट लाइबिलिटीज हैं, ये आइटम्स पे आपको एकदम केयरफुल रहना है। ओके, एकदम केयरफुल रहना है। इसमें आपका एक्चुअल ब्रेन काम करेगा, एक्चुअल सोचने की शक्ति काम करेगी। आपको कैसे, आपको मैं ट्रीटमेंट पहले बता देता हूं। ये शॉर्ट टर्म एसेट और जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में भी जा सकते हैं और बैलेंस शीट में भी जा सकते हैं। दोनों जगह साथ में नहीं जाएंगे, या तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे या तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे, दोनों जगह जा सकते हैं। इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसीलिए इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और स्टूडेंट्स को मेजॉरिटी कंफ्यूजन इधर ही क्रिएट हो जाता है कि सर ये बैलेंस शीट में भी जा रहा है, ये कभी इनकम एक्सपेंडिचर में भी जा रहा है, ऐसा क्यों? तो होता है, इनका नेचर ही ऐसा है, ये हो सकता है। अब कैसे हो सकता है समझना है इसको ध्यान से। शॉर्ट टर्म एसेट में मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है फाइनल अकाउंट्स में। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक आपने सीखा हुआ है फाइनल अकाउंट्स में। स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स दिस ईयर का व्हाट? ओपनिंग। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग स्टॉक। ऑल ऑफ यू नो दैट। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? द स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर वाज द प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, बच गया था लास्ट ईयर, तो आपने लास्ट ईयर माइनस करके एसेट में दिखाया हुआ है। बेसिकली ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स किया हुआ रहेगा आपने। ट्रेडिंग क्रेडिट करने का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली आपने परचेज से माइनस किया है उसको, या सबट्रैक्टेड देम फ्रॉम परचेजेस, राइट? परचेज का खर्चा आपने कम कर दिया ना, दैट इज व्हाट इज स्टॉक, प्रीपेड स्टॉक, बच गया इतना। और वो स्टॉक कब यूज किया आपने? करंट ईयर में। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन योर फाइनल अकाउंट्स? वेयर डू यू शो ओपनिंग स्टॉक इन योर फाइनल अकाउंट्स?
trading account debit side. Why? Because that is the first expense of this year. Similarly, if I see any prepaid rent in the last year, if I see any prepaid rent in the last year, मेरे को prepaid rent दिखा last year में 5,000, मेरे को prepaid rent दिख गया last year में 5,000. आप इसको relate करो stock के साथ. आप सोचो क्या हो रहा है. लास्ट ईयर का प्रीपेड है क्योंकि ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिख रहा है. मतलब मैंने लास्ट ईयर क्या किया था, गो बैक इनटू द पास्ट फॉर अ ईयर. आप सोचो क्या किया है आपने रेंट में से माइनस किया है और आपने एसेट में डाला है उसको. लास्ट ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस है. अग्री ऑल ऑफ यू? अब वो लास्ट ईयर का बचा हुआ रेंट था, आपने ज्यादा पे कर दिया था, पेमेंट ज्यादा हो चुकी थी, बट एक्सपेंस कौन से साल को बिलोंग कर रहा था? दिस ईयर. It belongs to this year, just like that stock. You have paid more. That's why you subtracted that in the last year. देखो, payment is not important. अपना expense incurred basis पे दिखना चाहिए. Yes or no? तो last year जैसे हमने stock minus किया, prepaid expense minus किया, asset में दिखा दिया, वैसे ये prepaid rent asset में दिखा दिया. अभी opening stock बन के last year का closing stock, opening stock बन के trading debit में आ गया. वैसे ये prepaid rent आपके हिसाब से कहाँ जाना चाहिए इस साल? Where it should go? Prepaid rent of last year कहाँ जाना चाहिए इस साल? Expenditure में ही जाना चाहिए. या if you are doing normal business का final accounts, it should go in the P&L account debit side. आपको था नहीं ये डेटा, लास्ट ईयर के आइटम्स आपको थे नहीं इस साल के फाइनल अकाउंट जो आप चेक कर, वो है भी नहीं सिलेबस में. बट फ्यूचर में तो आ सकते हैं. प्रैक्टिकल बिजनेस करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही साल का फाइनल अकाउंट खत्म फिर बिजनेस बंद हो जाता है. कंटिन्यूएशन में रहता है. Every time any business has these last year items, next year items, वो चलते रहते हैं coordination. तो last year का prepaid expense will be shown as an expenditure of this year. All of you agree on that? Why it will be shown as an expense of this year? Because ये payment आपने last year किया, पैसे आपने last year दे दिए, लेकिन expense belongs to this year. Just like opening stock. You're getting that logic? अभी ये ओपनिंग पार्ट में आपका प्रीपेड बन के आ गया, तो आपने बेसिकली क्या किया? आपने बेसिकली ये प्रीपेड एक्सपेंस, लास्ट ईयर का जो प्रीपेड रेंट था ना, लास्ट ईयर का प्रीपेड रेंट आपने इस साल के रेंट में ऐड कर दिया है. कैन आई टेल दैट वे? आपने समझो ये साल रेंट पे किया है 10,000, लास्ट ईयर का प्रीपेड था 5,000, तो आपका टोटल रेंट एक्सपेंस कितना हुआ इस साल का? 5,000. 15. लास्ट ईयर का प्रीपेड था 5, ये साल आपने और 10 पे किया, ये साल के रेंट का और 10 पे किया. लास्ट ईयर का प्रीपेड था 5, तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ ये साल का? 15 हुआ ना. ये साल का भी 10 पे किया और लास्ट ईयर का भी एक्सपेंस ये साल में ही ऐड हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर. सो टोटल खर्चा 15,000 हुआ कि नहीं? वो 10,000 करंट ईयर का ही है. चलो आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं. आप नट्टू काका बागा को सैलरी दे रहे हो 1,000 रुपया पर मंथ की, तो कितना होता है? 12 महीने का